भोपाल की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने मुकाम तक पहुंची है। ये कई प्रकार की चुनौतियों वाला स्थान भी था और आयोजन भी अपने आप में कई प्रकार के अलग से अनुभव वाला था। मुझे इस बात का संतोष है कि सबके यथायोग्य सहयोग के कारण से और अनथक मेहनत होने के कारण से हमारी अपनी भावना के अनुरूप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 2 दिन का आयोजन हुआ। खास करके मैं मान के चलता हूं कि किसी भी राज्य सरकार के लिए इन्वेस्टर समिट से न केवल उसकी आर्थिक और औद्योगिक विकास की नई एक ऊंचाई हासिल होती है, ये एक मील का पत्थर साबित हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का सफल समापन ये अपने आप में संतोषजनक भी है और कई मामलों में उत्साहवर्धक भी है। वैसे तो आपकी सबकी जानकारी है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जो हमने स्लोगन दिया, जो थीम दी, अनंत संभावनाएं। वास्तव में किसी भी राज्य के लिए विकास के मामले में अगर पैमाना बनाए तो वो अनंत संभावनाएं ही है। और ऐसे में हमारी अपनी भूमिका, खास करके ये पहली बार समिट एक मल्टी समिट प्रारूप में की गई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय एवं सेक्टोरल विषयों पर केंद्रित चर्चाएं हुई है, जिसका उद्घाटन बीते कल 24 फरवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। और मैं मान के चलता हूं, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भाषण में जो उनने विषय रखा है, उससे प्रदेश और देश के उद्योग जगत को नई ऊर्जा और दृष्टिकोण प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश की निवेश अनुकूल नई 18 नीतियां लॉन्च की गई और खासकर उद्घाटन सत्र के दौरान एक विशेष वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से मध्य प्रदेश की औद्योगिक एवं निवेश क्षमताओं को दर्शाया गया, जिसे निवेशकों द्वारा सराहा गया है। माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू जी ने आज जो समापन किया और मार्गदर्शन दिया, वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। मैं यशस्वी गृह मंत्री का भी आभार मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारी मौजूदगी हमें एक नए संकल्प की तरफ ले जा रही है। अब मैं ये 2 दिन होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहूंगा। कुल 25,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हमारे हुए। 60 देशों से 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश में निवेश एवं व्यापारिक सहयोग की संभावनाओं का अन्वेषण किया है। 9 देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता की है, जिसमें उल्लेखनीय मैं नाम बताना चाहूंगा: कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, मोरक्को, पोलैंड, रूस, रवांडा, यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड। विदेशी प्रतिनिधियों के कुछ नाम मैं उल्लेख नहीं दूंगा, नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे श्री राज मोदी, ये उप मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य जिम्बाब्वे सरकार के, डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, राजदूत नेपाल, श्री मोहम्मद मलिकी, राजदूत मोरक्को, सुश्री स्टेला नोकोमा, राजदूत जिम्बाब्वे, डॉक्टर डिजायर बोनीफेस सोम, राजदूत बुर्किना फासो, श्री फेलिक्स डायलो, राजदूत माली, सुश्री अना तबान, राजदूत मोल्दोवा, श्री जगन्नाथ स्वामी, उच्चायुक्त फिजी, सुश्री जैकलिन मुकानेरा, उच्चायुक्त रवांडा, सुश्री लेबो हांग, वेलेंटाइन मोचाबा, उच्चायुक्त लेसोथो, श्री यागी कोजी, महावाणिज्य दूत जापान, श्री मार्टिन मेयर, महावाणिज्य दूत स्विट्जरलैंड, श्री इवान बाई फेटिसोव, महावाणिज्य दूत रूस, श्री वाल्टर फेरारा, महावाणिज्य इटली, श्री डोनाविट पुलस्वात, महावाणिज्य थाईलैंड, श्री जेम्स माइकल साल, सीईओ कनाडा, श्री हिरोयुकी कितुमुरा, महानिदेशक जापान, श्री एरिक गुडब्रांड, पूर्व मंत्री नॉर्वे। और आज जो गवर्नर रूस के आए थे, उनके एक दल आया था, इसका नाम इसमें छूट गया है, वो अलग से पूरा दल लेके आए थे, मेरी उससे 1-to-1 हुई थी। अग्रणी उद्योगपतियों की भागीदारी, 300 से ज्यादा वृहद इकाइयों के चेयरमैन, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर आदि इसमें इनने सक्रिय भागीदारी ली है। GIS 25 में उद्योग जगत के दिग्गज श्री गौतम अडानी, चेयरमैन अडानी ग्रुप, श्री नादिज गोदरेज, चेयरमैन MD, और
श्री पिरूज खंबाटा, चेयरमैन रसना प्राइवेट लिमिटेड, श्री बाबा एन कल्याणी, चेयरमैन एमडी, श्री फोर्ज लिमिटेड राहुल अवस्थी। वैसे कई सारे नाम आपने सबने देखे होंगे, उल्लेखनीय नामों में मैंने बताए हैं, ये काफी नाम इसमें है। समिट में 70 से अधिक प्रमुख उद्योगों के उद्योगपतियों संगठनों के साथ 1-to-1 मीटिंग की गई, जिसमें गोदरेज, पतंजलि, अरविंद ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, टोरेंटो ग्रुप, डोनियर, इनॉक्स, जेट्रो, गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट, इज माई ट्रिप, काउंसलर, सीजे, जेटली, जापान प्रतिनिधिमंडल, यूनिक्लो उल्लेखनीय है कि जापान का सबसे धनी व्यक्तित्व के उनके अपनी टीम यहाँ आई, जिसने हमारे साथ रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर बिजनेस की संभावना उन्होंने अपनी ढूंढी है और हमसे एमओयू किया है। ब्रिज स्टोन, हेटिच, पूजा एंटरटेनमेंट एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग है, रोड, माइनिंग सहित कई सारे सभी सेक्टर में मैं मान के चलूंगा कि लंबी लिस्ट है, इसमें आप पढ़ लेंगे। जीआईएस 2025 में 600 से अधिक B2G बैठकें, 5000 से अधिक B2B बैठकें आयोजित हुई, जिनमें उद्योगपतियों, निवेशकों, एमएसएमईज ने भाग लिया है। पहली बार AI बेस्ड बिजनेस मैच मेकिंग टूल का उपयोग किया गया, जिसके आधार पर सही साझेदारों को जोड़ने में मदद मिली। बैठकों ने मध्य प्रदेश को वैश्विक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जीआईएस में 6 विभागीय समिट का आयोजन किया गया। जैसे कि आपको जानकारी, ITM टेक्नोलॉजी समिट, रिन्यूएबल एनर्जी समिट, MSME स्टार्टअप समिट, टूरिज्म समिट, माइनिंग समिट, अर्बन डेवलपमेंट समिट। इन मिनी समिट में विभागों के साथ उद्योगों के विशेषज्ञों ने सीधा संवाद किया और राज्य की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की और निवेश के अवसरों को एक तरह से रूपरेखा बनाने का काम किया है। इन मिनी समिट में लगभग 100 सेक्टर एक्सपर्ट उद्योगपतियों ने स्पीकर्स एवं पैनलिस्ट के रूप में अपनी भूमिका अदा की है। इस समिट के दरमियान 10 थीमेटिक सेक्टोरल सेशन का आयोजन किया गया। इसी में खासकर कृषि, खाद्य एवं डेयरी प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य सेवा, टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, कौशल विकास, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन, सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संवाद के कार्यक्रम हुए हैं। प्रवासी मध्य प्रदेश समिट में 500 से अधिक प्रवासियों ने अब हमारे प्रवासी भारतीयों को अपने प्रदेश के साथ गहराई से जोड़ने में अपनी भूमिका अदा की है। प्रवासी भारतीयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के भी कई प्रस्ताव दिए हैं। अब निवेश के लिए जो प्रस्ताव आए, मैं उस तरफ जाना चाहूँगा। साथियों, इस समिट एवं इसकी राह बनाने के लिए हमारी रीजनल इंडस्ट्री खास करके मान के चलें कि पहले RICEO भारत एवं विश्व के विभिन्न शहरों में आयोजित सम्मेलनों के बारे में जैसे कि आपको पहले जानकारी दी जा चुकी थी, उनके प्रस्ताव उत्साहवर्धक है। खास करके GIS 2025 में जो प्रस्ताव मुझे मिले हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, इसमें लगभग 5.72 लाख करोड़ का निवेश और जिसमें रोजगार मिलेगा 1.4 लाख करोड़ का, और इसी प्रकार से 1.4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लागत करोड़ों में है और रोजगार लाख में है। औद्योगिक नीति एवं नीति निवेश संवर्धन, इसमें 8,616 लाख करोड़ का 8.616 लाख करोड़ का निवेश है और इसमें 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। खनन एवं खनिज संसाधन को 3.22 लाख करोड़ का निवेश इसमें मिला है और 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। शहरी विकास एवं आवास विभाग में 1.97 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, जिसमें 2.3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ऊर्जा विभाग 1.47 लाख करोड़, जिसमें 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन विभाग 68,000 करोड़ का है, जिसमें 1.2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें 64,000 करोड़ का निवेश है, 1.8 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तकनीकी
शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, जिसमें 43,000 करोड़ का निवेश है, 51,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एमएसएमई में 21,000 करोड़ का निवेश है और 1.3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 17,000 करोड़ का है, इसमें 49,000 लोगों को रोजगार की अपेक्षा की गई है। उच्च शिक्षा विभाग में 7,000 करोड़ का निवेश, इसमें 15,000 लोगों को रोजगार की संभावना बताई गई है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 4,000 करोड़ का, जिसमें 8,000 लोगों को रोजगार की संभावना है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में इसमें 3,000 करोड़ का निवेश संभावित है, इसमें 9,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। विमानन में भी हमारी बड़ी भूमिका ध्यान में आई है। विमानन के माध्यम से लगभग 1,400 करोड़ के प्रस्ताव विभाग को मिले हैं, ये लागत की दृष्टि से, और पीडब्ल्यू में 1.3 लाख करोड़ के, ये उल्लेखनीय, खास करके इस नाते से भी बताना चाहूंगा, एनएचआई ने अकेले 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हमारी अपनी सरकार के साथ एमओयू किया है, अर्थात 1.30 लाख करोड़ के एमओयू इनके साथ हुए। कुल मिलाकर के अगर हम जीआईएस की बात करें तो जीआईएस में 24.51 लाख करोड़, अडानी ग्रुप के 2.10 लाख करोड़, कुल योग 26.61 लाख करोड़ का ये जीआईएस का टोटल आता है। और ऐसे ही कुल योग अगर अपन नौकरियों की बात करेंगे तो 16 और 1 17.30 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इनके भी मैं डाटा देना चाहूंगा जो पहले आपकी जानकारी में है ही। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अलग अलग जो हमारे आंकड़े हैं वो 2.34 लाख करोड़ के, जिसमें 2.74 लाख रोजगार का। इंटरेक्टिव सेशन जो हमारे अपने राज्य के बाहर जो बाकी राज्यों में जाकर हमने किए थे, उसमें 1.42 लाख करोड़ के और 1.32 लाख नौकरियां। इसी प्रकार से जीआईएस 2025 में कुल योग मिलाएं तो सब मिलाकर के लगभग 30,77,000 करोड़ के हमारे निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए, और खास करके इसमें 21.36 लाख नौकरियों के संभावना व्यक्त की गई है। और अब विभागवार अगर प्रमुख निवेश प्रस्तावों की सूची की बात अगर मैं करता हूं तो मैं उनके कुछ अलग अलग विषयवार कुछ जानकारी देना चाहूंगा। अडानी ग्रुप अहमदाबाद, ये निवेश के लिए जो खनिज में जो बड़े हैं तो इनका जो एरिया रहेगा वो एरिया भी बताना चाहूंगा, ये किस क्षेत्र में कहाँ काम करेंगे। इनके लिए बेल्ट रहेगा रीवा और जबलपुर, ये माइनिंग सेक्टर में काम करेगा। गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये उज्जैन क्षेत्र में काम करेगा। आरओ कोल प्राइवेट लिमिटेड, ये शहडोल क्षेत्र में काम करेगा। आदित्य बिरला EMIL माइंस सेमिनरेस लिमिटेड कोलकाता, ये रीवा में काम करेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी आदित्य बिरला ग्रुप रीवा में काम करेगा। स्टाक्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जबलपुर में काम करेगा। शारदा इंटरप्राइजेस, ये रायपुर से शहडोल में। जेके सीमेंट शहडोल में। प्राइम इंस्पेक्शन LLC भोपाल में। रेकन केमिकल्स इंदौर में। बिरला कारपोरेशन लिमिटेड कोलकाता रीवा में। रामदास वर्मा एंड कंपनी शहडोल में, ये सभी माइनिंग सेक्टर में। नवकरणीय ऊर्जा में भी इसी प्रकार से बताना चाहूंगा। अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर में। एक्सिस एनर्जी वेंचर्स जबलपुर में। NSL रिन्यूएबल पावर जबलपुर में। टोरेंटो पावर लिमिटेड इंदौर में। जिंदल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड भोपाल में। MKC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जबलपुर में। KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भोपाल में। उद्योग विभाग में जिनने अपना इन्वेस्टमेंट बताया है इनके भी एरिया में बताना चाहूंगा और इनके कंपनियों के नाम भी बताना चाहूंगा। सैंक्लिक रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड भोपाल। ओनिक्स रिन्यूएबल लिमिटेड जबलपुर। बालफोर BT PLC इंदौर। पुनर्जागरण सौर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नर्मदापुरम। सात्विक सोलर इंडस्ट्री नर्मदापुरम। अक्षत ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड इंदौर। ट्राइडेंट लिमिटेड भोपाल। श्री सीमेंट इंदौर। एलिक्सर इंडस्ट्री चंबल। गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड उज्जैन। इनवेनिरे एनर्जी लिमिटेड नर्मदापुरम। ग्रू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नर्मदापुरम। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र के अंदर खास करके
ये मैं मान के चलूँगा कि रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट होगा। समदड़िया बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर, टीम रिथिंकिंग अर्बनाइजेशन इंदौर, ट्रेजर ग्रुप भोपाल, वैश्विक दुनिया इंदौर, HYD टेक इंजीनियर्स ग्वालियर, सचदेव ग्रुप कंपनी इंदौर, सेल्टेक्स प्राइवेट बिल्डर्स शहडोल, घनाराम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड झांसी सागर, JSW सीमेंट सागर, बंसल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इंदौर, और इसी प्रकार से एनर्जी सेक्टर में भी हेक्सा क्लाइमेक्स, ओरियाना पावर लिमिटेड, ये सब अलग अलग क्रमशः रीवा जबलपुर, रीवा इंदौर, उज्जैन, ऐसे ये इसकी डिटेल दे दूंगा, बहुत सारे नाम है। पर्यटन में भी इसी प्रकार का है, प्राइवेट पर्यटन के भी कई हमारे शहरों के नाम रिपीट भी हो रहे हैं, तो ये मान के चलें कि ये डिटेल आपको पास आ ही जाएगा। इसमें इन सारी लोगों का अपना अपना, इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से ओंकारेश्वर के भी प्रस्ताव है, तो अमलतास होटल प्राइवेट लिमिटेड इंदौर में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फील्ड डे रूम्स एंड होटल्स भोपाल में, एक अच्छी बात है कि भोपाल में भी बड़े पैमाने पे लोगों ने, दैनिक भास्कर ग्रुप ये भी भोपाल में आ रहा है, EIH लिमिटेड, ट्रेजर ग्रुप, ये सब भोपाल में इस प्रकार के कामों को करने आना है। MSME भी कई प्रकार से इनके भी वर्की प्राइवेट भगवती तीर्थ, आहारम मिल्स, नीले पानी की प्रौद्योगिकी, डिटिलवी एक्सपोर्ट, EG टेक इंटरप्राइजेस, इकोश्योर पालमोल्डिंग, फेलिक्स जेनरिक इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, इसी प्रकार के जिलों में ये भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तकनीकी शिक्षा वाले, स्वास्थ्य हेल्थ वाले, विज्ञान टेक्नोलॉजी वाले, ऐसे कई प्रकार के लोग क्रमशः उन्हीं संभागों में जो मैंने पूर्व में उल्लेख किया है, सब मिलाकर के हमारे विभिन्न सेक्टर में 85 से अधिक MOU हुए हैं। NHI PWD के बीच जो मैंने बताया 1.30 लाख करोड़ का हमारा MOU, ये उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय राजमार्ग पे PWD के साथ मिलकर के ये बड़ा MOU हुआ है, और ये सबसे हटके भी है, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योगों को बढ़ावा और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होगी। आज इस समिट का समापन इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ हो रहा है। यह केवल निवेश का मंच नहीं, बल्कि विचार मंथन, नीति निर्माण एवं भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। मध्यप्रदेश की यात्रा रुकेगी नहीं, हम निवेशकों के विश्वास को मजबूती देंगे, नई नीतियां लागू करेंगे, आधारभूत संरचना को और सशक्त करेंगे, प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेंगे। हमारा संकल्प मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के विकास पथ का ध्वजवाहक बने। यह समिट इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। JIS 2025 का समापन केवल एक आयोजन का अंत नहीं है, उद्योग एवं रोजगार 2025 की सफल शुरुआत है। मैं बताना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के जिस प्रकार से सहयोग मिला है, और कुछ चीजें उल्लेखनीय है, भोपाल में भी अब एक नया कन्वेंशन सेंटर बना करके भोपाल में ऐसे आयोजनों को स्थायी करने की दिशा में हमारी सरकार ने विचार किया है। साथ ही साथ राजधानी का भी सौंदर्यीकरण का भी जो ये समिट के आधार पर हुआ है, इस बजट में एक बड़ी धनराशि रख करके भोपाल को भी अच्छे स्वरूप में बना करके इसकी सभी वाटर बॉडियां, आने जाने के रास्ते, सभी प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के बलबूते पर भोपाल का सौंदर्यीकरण और अच्छा किया जाए, और भोपाल सहित ऐसे बड़े महानगरों के लिए भी, जैसे कि हमारी कल्पना है मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम पर, उनके अपने 25 साल आगे तक का प्लान बनाने का विचार है, इस दिशा में काफी आगे बढ़ा है। बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आप तक पहुंचेंगे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। रोड मैप है इंदौर और भोपाल जैसे नगरों को महानगर में तब्दील करने का, मध्य प्रदेश को मिनी मुंबई बनाने का मोहन यादव का क्या? मिनी बम्बई में ये अपने आप में स्वाभाविक रूप से जिनकी प्रगति हो रही है, उनको अपने जिलों से युक्तियुक्तकरण के आधार पर मेट्रोपॉलिटन कल्पना के अनुसार कई राज्यों ने अच्छे प्रयोग किए हैं। उन प्रयोगों को हम अपने यहाँ दोहरा करके भविष्य की दृष्टि से ऐसे कई विकास के काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तो मैं इसकी बात करूंगा, उसकी प्रेस अलग करेंगे जब आने वाला है। सुधीर, हेलो।
जैसे आपने सही प्रश्न किया, कल हमने अपनी 18 विभागों की जो नीतियां हैं उसमें स्टार्टअप, ड्रोन, ये नीतियां भी हमने निकाली। सेमीकंडक्टर वाली बात भी आई है। और जैसा कि आपको जानकारी में है, हमारे द्वारा ये जो अपनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद अब ये आईटी, सेमीकंडक्टर चिप, ड्रोन पॉलिसी के आधार पर इंदौर में एक एक विषय की अलग अलग प्रकार की समिट की योजना बनी है। जब हमने उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है तो आने वाले समय में एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, ये जो आपने आईटी से जुड़े इस प्रकार के विभाग, ऐसे अलग अलग विभागों को सने सने अपने अपने ढंग से पर्याप्त समय देते हुए इनके आधार पर बढ़ना है, क्योंकि ये तय है कि मध्य प्रदेश में जितनी संभावना है वो अपार संभावना है और इसी क्रम को लगातार बनाए रखना है। सुधीर सर, सुधीर अब इसका सर मध्य इधर ये किधर पहले इधर खड़े हो गए, उनके सामने बाद दास साहब से, दास साहब बता दें। हेलो, आप बोलिए, आपकी आवाज पर्याप्त है। देखिए, बहुत अच्छी बात उनने कही है कि लगभग ये 20 साल की हमारी सरकारों का अगर आकलन देखें, अब ये कांग्रेस के लोग जवाब दे के 1956 में मध्य प्रदेश बना था, लेकिन आप जानकारी निकाल लेना, गूगल से भी मिल जाएगी कि 2003-4 तक औद्योगिक विकास दर क्या थी, वो माइनस में थी। अगर माइनस में है तो ये आखिर लंबा समय जिनने निकाला ये किनके खाते में जाएगा? मैं वैसे माफ करना, अभी हम कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि विकास के मामले में सबके साथ चलते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड है उससे तो नकार नहीं सकते। सड़क, बिजली, पानी, अगर सबकी कठिनाइयां हैं, उद्योग कैसे पनपेंगे? और ये बात भी सही है कि वो सारे उद्योग जो अंग्रेजों के समय से चल रहे थे वो एक एक करके दम तोड़ते गए उसी कालखंड में, जिसको हमने अभी अपने ढंग से उन मजदूरों का भी चुकारा किया और उनकी भूमियों के बलबूते विकास के नए कीर्तिमान, नए हमने टारगेट तय किए हैं। लेकिन विकास के मामले में कुल मिलाकर के ये दृष्टिकोण सकारात्मक रहे, इतना ही आग्रह है। मुख्यमंत्री जी 26 लाख करोड़, मुख्यमंत्री जी एक एक करके बोले तो मजा आएगा ना। अरे इतने सारे बोलेंगे क्या? मुख्यमंत्री जी 26 लाख करोड़ समझ में, माइक किसके पास? सर इधर है सर, राजेश जी खड़े हो जाइए सर, माइक यहाँ है। मुख्यमंत्री जी 26 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो एक अच्छा बड़ा आंकड़ा है। अब इसको धरातल पर लाने की चुनौती आप और आपकी सरकार की और पूरी मशीनरी की है। इसको लेकर कोई एक रोड मैप आप बनाएंगे? इसके अलावा एक उससे जुड़ा सवाल यह है कि हर बार समिट जब होती, ग्लोबल समिट, तो अगली समिट की तारीख तय कर दी जाती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बार तो आपने अपनी इच्छा से भोपाल में इसको आयोजित किया है, अगली बार आप इसका आयोजन इंदौर में ही करें परंपरा के अनुसार, और उसकी घोषणा भी आप आज ही करें कि कब करेंगे अगली बार समिट। मैं थोड़ा सा अब ये आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। एक तो ये हमारी, आपने ध्यान दिया हो तो जब हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चालू की तब हमने अपनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात नहीं की थी, क्योंकि जब ये पर्याप्त रूप से करते करते आए फिर हमको लगा कि अब अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा है और इसका लाभ ये मिला कि हमारे अधिकारियों का, व्यापारियों का, प्रदेश का, देश का कमोबेश एक रिदम बन गया था काम करने का, और उसका परिणाम आपके सामने मिला है 2 दिन तक। और जैसा कि आपने कहा, मैं खुद आगे रह के कह रहा हूँ कि हमारी हर संभाग केंद्र पर, हर जिला केंद्र पर बड़ी संभावना है। मैं ये भी मान के चलता हूं कि इंदौर ने अपनी जीआईएस पुराने समय में की, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, उस आधार पर इंदौर ने अच्छी प्रगति की। लेकिन अगर हम प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इंदौर को टारगेट अपन दिल्ली और बंबई से आगे ले जाने का देंगे, लेकिन बाकी को तो इंदौर बनाना है ना। अभी हमारा ये भी तो बढ़ना है। तो ये जो हमारे बाकी जो स्थान बचे हैं, इसीलिए हमने हर स्थान पे ये जो आयोजन किए हैं, जिसके आधार पर एक सभी प्रकार का निवेश का माहौल हर जगह बने। इसलिए अब जो क्रमशः वापस दोबारा कर रहे हैं, इंदौर हमारा आईटी का, सेमीकंडक्टर का, ड्रोन का, वो प्रदेश का स्थान हासिल करे, इसलिए हम इंदौर में
इस तरह की जो हमारी नीति लॉन्च की वो कार्यक्रम करने वाले हैं। वो प्रदेश स्तर का ही रहेगा, मतलब एक एक सब्जेक्ट के अब आयोजन जो रहेंगे वो प्रदेश स्तरीय रहेंगे, लेकिन ये अलग अलग स्थानों पे होते रहेंगे। तो इस दृष्टि से बात मुख्यमंत्री जी, ये अंतिम प्रश्न है। मुख्यमंत्री जी, सुधीर, अंतिम सबसे प्रश्न है। पहले महाशिवरात्रि से पहले आपने बहुत बड़ा आयोजन किया है सामने की तरफ, किधर ये बोल सामने सर, सामने खड़े हो जाओ। सामने अच्छा अच्छा सर, अरे, महाशिवरात्रि इतने सारे से दिमागी पहले काम बहुत नहीं बड़ा आयोजन आपने किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले आपने अनंत संभावना की बात की, आकाश भी अनंत होता है। मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से, खासतौर पर हम वायु सेवा की बात करते हैं, एविएशन सेक्टर के लिए बहुत सारी बातें भी हुई, बहुत सारे काम भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश अनंत आकाश में कैसे अनंत उड़ान भरेगा? देखिए, अच्छा विषय निकाला सुधीर जी। मैं बताना चाहूंगा ये आपके सबके माध्यम से, हमारे अपने जो अभी एयरक्राफ्ट जो चल रहे हैं उसमें पर सीट हम इंसेंटिव दे रहे हैं, और वो सफलता के साथ हमारे रीवा, सिंगरौली, जबलपुर, इन कनेक्टिविटी, खजुराहो, ये रेगुलर हमारी वहाँ पे सवारियों को लाने ले जाने काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये नई पॉलिसी आ गई, इसमें और अच्छे आकर्षक प्रस्ताव है। इसीलिए आज मैं टूरिज्म के सेक्टर में इस बात को कोट करके आया कि आप अपने पर फ्लाइट, हम पर सीट नहीं, पर फ्लाइट अपनी तरफ से इंसेंटिव सरकार की तरफ से मदद करने को तैयार है। फ्लाइट आएगी तो अगर वो शुरू में घाटे में रहेगी तो स्टेट गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही कि कैसे भी करके, जब हमारे पास सतना, रीवा, सिंगरौली, दतिया ये नए एयरपोर्ट बन गए तो हमारे राज्य के लेवल पे ये पूरे देश में नई पॉलिसी है। ये मैं अपने सारे अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, सारे मंत्रिमंडल के साथियों को भी, कि इन नई पॉलिसियों से भविष्य में बहुत अलग प्रकार से अपना प्रदेश जाएगा। और इतना ही नहीं, उसमें हेलीकॉप्टर सर्विसेज की गुंजाइश भी अच्छी दी है कि धार्मिक पर्यटन के लिए, क्योंकि भौगोलिक रूप से हमारा प्रदेश बड़ा है तो स्वाभाविक रूप से एविएशन की अच्छी संभावना भी है। यद्यपि कई मामलों में हमको इसके दूसरे चीजें भी सोचना पड़ेगी, लेकिन जैसे हमारी एयर एम्बुलेंस 1 साल से चल रही, बड़ी सफलता के साथ चल रही, कई लोगों की जान बची, पूरे देश का आदर्श मॉडल बना है। तो एविएशन में हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें रोजगार भी मिलेंगे, भविष्य में पायलट तैयार हो। अभी हेलीकॉप्टरों की पायलट ट्रेनिंग हमारी खजुराहो में चल रही है, विमानों की भी चले। कुल मिलाकर इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे। अंतिम प्रश्न सर, बघेलखंड और ये एक और महाकौशल ये में विषय रह गया, अभी हमने स्टेट के नहीं, इंटरनेशनल भी फ्लाइट आएगी तो उसके लिए भी 10 लाख रुपए पर फ्लाइट रखा है कि हमारा अपना ये बड़ा निर्णय हुआ है कि हमारे राज्य से इंटरनेशनल फ्लाइट चले। ये बड़ी बात है। सर, बघेलखंड और महाकौशल में काफी एक निवेश एक आया है। बहन जी आप तय करो ना कौन को पूछना है। अरे आप प्रश्न दोनों में पूछिए से पहले। क्या? ये माइक पास कर लो, समझ में आएगा। हाँ, क्या? मैं ये कह रही हूँ सर, महाकौशल और बघेलखंड में इस बार काफी निवेश आया है, तो अब जो मध्य भारत और ग्वालियर चंबल का इलाका है जहां इसके मुकाबले कम निवेश है, तो वहां और प्रयास होंगे निवेश के लिए कि वहां स्थिति सुधर सके? ये आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं तो जो अभी बात आपके आगे वालों को समझाओ ना, एक ही जगह करने के रहे हैं। हम तो ये कह ही रहे कि जहां जहां भी और ऐसी गुंजाइश है सब दूर बढ़ाएंगे। रीजनल करने का मतलब ही है, वो जिले का भी उसी लिए ले जा रहे हैं। और आप जहां के लिए बता रहे हो, जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने फॉरेस्ट की दृष्टि से, अब आप अंदाज लगा लो कि अपना खासकर चंबल के बेल्ट में इतने अच्छे प्रकार के इतने सारे प्रस्ताव आ गए कि वहाँ रिन्यूएबल एनर्जी का भी आ गया, फॉरेस्ट का भी एक नया अभ्यारण्य हम देने वाले हैं। घड़ियाल तो मैं छोड़ के आए हूँ, चीता घूम ही रहे हैं। तो ये लगातार आखिर ये सारी चीजों को लेके चलने के पीछे रोजगार मिलने के तो कारण है ही। अब तो बैठ के ही बोल रहा आराम से। हाँ हाँ, मैं आपकी बात समझ गया, मैं उत्तर देता हूं, बैठिए। देखो, दोनों बातें बहुत स्पष्ट है। एक तो अभी 38 प्रकार की जो परमिशन लेने जाना पड़ते थे, वो ही अपने आप में बड़ी झंझट थी। हमने उसको सरलीकृत रूप से केवल 10 परमिशन तक रखा। एक दूसरा, इसको टाइम फ्रेम में लाए। जो प्रस्ताव दे रहे हैं उसको, इसका निर्धारित समय सीमा 1 महीने के अंदर का ही है। तो इससे जुड़ी बातों को, तीसरा, विभागों के अंदर भी ये जो मैंने आपको विभागवार, अभी मैं चाहता तो लमसम बताता
लेकिन हर एक विभाग कौन से विभाग में कहां से किस जिले के लिए उसने निवेश किया, ये होमवर्क हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करके आए हैं। तो ये इसके तुरंत बाद हमारे सीएस और बाकी अधिकारी अपने अपने सारे प्रस्तावों की स्क्रूटनी करते हुए वो उनके लिए अब अधिकारियों के साथ हम उनके उद्योगपति के पास जाएंगे कि भैया आपने प्रस्ताव दिया था, अब हम खड़े हैं, आप बताइए इसमें और क्या करना है। और कई सारे चीजों में हम सरलीकृत व्यवस्था पकड़ रहे हैं। अब हमारी भी चिंता है कि हम सबसे पहले हर एक व्यक्ति को जिनके साथ हम जुड़े हैं उसका विश्वास कायम रखें। थैंक यू सर। आज के कार्यक्रम में पर्याप्त प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तय प्लीज करो क्या हो रहा है। आपके प्रश्न बाद के लिए रख मेरे लीजिए। यहाँ आप अगल साहब, अरे जरा आप एक जरा सुन ले भाई साहब, अच्छा बोल रहे हैं बहुत अच्छा। हाँ। वैसे चीफ सेक्रेटरी साहब को भी जाता है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब भोपाल के जब कलेक्टर थे तो उस समय पे इन्होंने अरे अरेरा अभी की हिल्स करो, अभी की और सब करो। चीजों के लिए किया था। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो रिनोवेशन आपने कराया है पूरे भोपाल का, ये यथावत रहेगा, इसी तरीके से गति बनी रहेगी या नहीं बनेगी, या जीएसआई होने के बाद ये सब टूट जाएगा? अरे क्या बात है सर, अरे 2 मिनट जरा इनकी सुन लें भैया, मैं बोल देता हूँ। जैसा कि आपने सुना होगा, मैंने प्रारंभ में ये बात कही है कि हमारे इस भोपाल का राजधानी का स्वरूप गरिमापूर्ण होना चाहिए। कन्वेंशन सेंटर नहीं तो कन्वेंशन सेंटर भी देंगे, इसके लिए पर्याप्त धनराशि, अब बजट भी आने वाला है, तो हम अपने भोपाल को देश की सबसे अच्छी राजधानियों में से एक शुमार करने के लिए इसके लिए पर्याप्त धनराशि रख रहे हैं। इस अब ये जरा मेरे को भी मेरे घर में ही सर को जाना है। शादी प्लीज सभी साथियों का मैं मान के धन्यवाद। चलता हूँ कि काफी बातें हो गई, आप व्यक्तिगत बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।